चलिए आगे बढ़ेंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि 28 मई के शहरियत से जुड़े नोटिफिकेशन का CAA से कोई ताल्लुक नहीं है। मरकज ने कहा कि इसी साल 28 तारीख के नोटिफिकेशन का मकसद खास मामलों में मकामी इंतजामिया को सिर्फ मरकज की जानिब से इख्तियार सौंपना है। मरकज ने कहा कि नोटिफिकेशन में किसी भी गैर मुल्की को रियायत देने की तजवीज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ उन गैर मुल्कियों पर नाफिज होता है जो मुल्क में कानूनी तौर पर दाखिल हुए हैं। अदालत को मरकज ने यह हलफनामा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अर्जी दाखिल करने के जवाब में दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी की शरह 98% से ऊपर पहुंचने के बाद हुकूमत ने अवाम के लिए राहतों के दरवाजे मजीद खोल दिए हैं। जिला कलेक्टर्स के साथ मुनक्किदा कोरोना जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने शादी तकरीब में अवाम को मजीद राहत देने की हिदायत दी। नए अहकाम के मुताबिक अब शादी की तकरीब में दोनों जानिब से 20-20 लोगों को शिरकत की इजाजत होगी। वाज़ेह है कि इससे कबल हुकूमत ने शादी तकरीब में दोनों जानिब से सिर्फ 10-10 लोगों को ही शिरकत की इजाजत दी थी। यही नहीं, शादी के मौके पर दोनों जानिब के लोगों को कोरोना टेस्ट को लाजमी करार दिया गया है। एक विषय आया है शादियों का, और दोनों तरह के विचार आए हैं, क्योंकि शादियां कोई बरसात में हो नहीं पाएगी, मुहूर्त सीमित हैं, और हर एक ने कहा कि नहीं शादी तो होना चाहिए। ये भी कहा कि सावधान रहना चाहिए, संख्या बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि रीजनेबल होना चाहिए। और मैंने पिछले महीने कहा भी था बच्चों से कि चिंता मत करो, अगले महीने शादी करवाएंगे। तो अब शादियों में जो अभी तक संख्या 10-10 थी, उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे, 20-20 कर दी जाएगी दोनों पक्षों से, 20 वर पक्ष से और 20 वधू पक्ष से, तो लगभग 40 के आसपास संख्या हो जाएगी। तो शादियां में परिजन भाग ले सकेंगे। लेकिन एक बात और हम तय करते हैं इसके साथ ही कि टेस्ट जरूर शादी जिस परिवार में हो, कलेक्टर साले बैठे हैं, टेस्ट जरूर करवा लें सैंपल लेके, तो ये और सुरक्षित होगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जहां शादियां हुई वहां परिवार के परिवार संक्रमित हो गए और कई जगह तो जाने तक चली गई। तो वहीं भोपाल में कोरोना टीकाकारी मुहिम को मजीद फाल बनाने और माजूर अशखास को कोरोना का टीका लगाने की खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। भोपाल के मुख्तलिफ वार्डों में रहने वाले माजूर अशखास की टीकाकारी के लिए जिला इंतजामिया के जरिए चलाई गई खुसूसी मुहिम के तहत न सिर्फ टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया, बल्कि माजूर अशखास को घर से लाने और ले जाने के लिए भी जिला इंतजामिया की जानिब से ड्राइव इन वैक्सीन की मुहिम चलाई गई। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि भोपाल का हर जन अपने आप को वैक्सीनेट करा सके, उसे उसमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसी क्रम में यहाँ ड्राइव इन वैक्सीनेशन कैंप में हम लोगों ने स्पेशल कैंप भोपाल के दिव्यांगजनों के लिए लगाया है। इसमें हमारा उद्देश्य यही है, हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सभी दिव्यांगजनों को वार्ड वाइज चिन्हांकित करके उनके घर वाहन भेज के हम उनको बुला रहे हैं। यहाँ वाहन में बैठे बैठे उनका वैक्सीनेशन हो रहा है और उसी वाहन से हम उन्हें वापस उनके घर छोड़ रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके लिए सामान्यतः घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वे भी वैक्सीनेशन से वंचित ना रहें और कंफर्टेबली हम उन सबको भी वैक्सीनेट करा सकें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत पर उर्दू को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया है। MIM दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली उर्दू एकेडमी को लेकर दिल्ली हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद किए। कलीमुल हफीज ने कहा कि आम आदमी पार्टी हुकूमत ने दिल्ली उर्दू एकेडमी का नायब चेयरमैन एक ऐसे शख्स को बनाया है जो न तो उर्दू बोलना जानता है और न लिखना जानता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली उर्दू एकेडमी में 27 ओहदे बरसों से खाली हैं, लेकिन इनको पुर नहीं किया जा रहा है। इसी तरह 2 सालों से एकेडमी का 10 करोड़ का बजट सिर्फ कागजों पर है। ऐसे में उर्दू एकेडमी न तो कोई प्रोग्राम कर पा रही है और न ही एकेडमी के टीचरों को तनख्वाह दे पा रही है, न शायरों के लिए मुशायरे हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कलीमुल हफीज से इस मामले पर खास बातचीत की। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दिल्ली सरकार पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उर्दू को दिल्ली सरकार बर्बाद कर रही है, उसके साथ तफरीक कर रही है। हमारे साथ
कलीमुल हफीज़ मौजूद हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है? देखिए, दिल्ली उर्दू एकेडमी जो ख़ास तौर से उर्दू ज़बान की तरवीज व बका और उसके फ़रोग़ के लिए बनी, जब उसका निगरान दिल्ली सरकार ने एक ऐसे शख्स को बना दिया जो उर्दू न सिर्फ उर्दू जानता भी नहीं है, न उर्दू बोल सकता है, न उर्दू पढ़ सकता है, न उर्दू लिख सकता है, तो ये डायरेक्टली दिल्ली सरकार की कोशिश है कि दिल्ली से उर्दू को ख़त्म कर दिया जाए और दिल्ली उर्दू एकेडमी का सिर्फ बोर्ड बाकी रखा जाए, बाकी सब ख़त्म कर दिया जाए। अगर काम हो रहा है और बेहतर काम हो रहा है तो कब दिक्कत क्या है अगर कोई अपनी पार्टियां अपने अपने कारकुनान को, अपने अपने लोगों को बनाती ही हैं? देखिए, काम नहीं हो रहा है चूँकि 2 साल से बजट नहीं आया है। कोरोना के नाम पे सारे प्रोग्राम रोक दिए हैं, जबकि सारी सरकारों के और प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली उर्दू एकेडमी को ऑनलाइन कोई भी प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं है। जबकि जो दिल्ली उर्दू एकेडमी के मेन प्रोग्राम हैं उसमें सेमिनार हैं, सिम्पोजियम हैं, मुशायरे हैं और इससे उर्दू अदब से मुताल्लिक़ बहुत सारे प्रोग्राम जो ऑनलाइन हो सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन दिल्ली उर्दू एकेडमी को इजाज़त नहीं है। इसकी वजह से जो उर्दू दाँ हैं दिल्ली के, ख़ासतौर से शोरा और उदबा, जो सिर्फ मुशायरों पे और ऐसे सेमिनार्स में ही पे डिपेंड हैं, उनकी ज़िंदगी के इससे बहुत सारे खर्च निकलते हैं, वो भुखमरी की कगार पर हैं। दिल्ली सरकार ऑटो ड्राइवर्स और मज़दूरों का तो ख्याल रख रही है, लेकिन उनका ख्याल नहीं रख रही। तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए की कि एक तो उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन गैर उर्दूदा बनाया, दूसरा उसका 2 साल से बजट रोक रखा है, तीसरा आप कह रहे हैं कि बजट नहीं दे रही है सरकार। एक लंबा चौड़ा बजट है उर्दू एकेडमी का, 10 करोड़ के आसपास बजट है और उर्दू एकेडमी एक काम भी करती है, जगह सेंटर भी चलाती है। नहीं, उर्दू एकेडमी सिर्फ इस वक्त स्पेशल प्रोविज़न के साथ सिर्फ जो अपने उनके आर्जी तौर पे और कुछ एम्प्लॉयज़ उनकी तनख्वाह दे रही है, बाकी सारे उसने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। उर्दू एकेडमी को दिल्ली सरकार को अपने एडवर्टाइजमेंट पे तो वो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ 10 करोड़ का बजट है दिल्ली उर्दू एकेडमी का, उसे देने में तकलीफ है। तो ये सौतेला रवैया नहीं है या जालिमाना रवैया नहीं है, तो और क्या है? एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि उर्दू वाले परेशान हैं, शायर परेशान हैं, लेकिन दिल्ली सरकार तो वजीफ़े देती है बहुत सारे शायरों को। जब वो मुशायरे होते हैं उनको रकम भी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, वो उर्दू के टीचर भी रखे हुए हैं। देखिए, उर्दू की जो पेंशन दी जाती है 25-30 लोगों को दी जा रही है, पिछले 3-4 साल से उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। भाई क्यों नहीं इजाफा हुआ? तो हर साल जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो होते हैं, इसका इजाफा किया जाए। दूसरा, जो जब प्रोग्राम ही नहीं हो रहे हैं तो उनको कहाँ वजीफ़ा मिलेगा, कहाँ उनको एजाज़िया मिलेगा, कहाँ उसको मेहनताना मिलेगा? तो प्रोग्राम करेंगे तभी मेहनताना मिलेगा। चौथा, जो नए पुराने चिराग में भी दिल्ली उर्दू एकेडमी सिर्फ 2,500 रुपये देती है, हमारा मुतालबा है कम से कम उनको 5,000 दिया जाए, चूँकि 2,500 में आखिर आजकल होता क्या है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और उधर दिल्ली उर्दू एकेडमी के नायब चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद ने MIM के तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का काम है कुछ भी इल्जाम लगाना। ताज मोहम्मद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दरमियान लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अब हालात सुधर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, बजट में कोई कमी नहीं रहेगी। साथ है दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन ताज मोहम्मद साहब। ताज मोहम्मद साहब, कई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली मजलिस की ने और कई तरह के आरोप लगाए और साथ साथ आपके ऊपर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि एक ऐसे शख्स को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना दिया जिसको उर्दू पढ़ने लिखनी नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ये कोई बात नहीं है कि उर्दू पढ़नी और लिखनी नहीं आती। मेन चीज़ इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का, कि हमें किस तरह से काम करना है। आज मैं उर्दू अकादमी का वाइस चेयरमैन हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का कि मुझे वाइस चेयरमैन बनाया। मैं जिस वक्त कॉरपोरेशन का मेंबर था तो उर्दू के लिए मैंने वो लड़ाई लड़ी कि जिन स्कूलों में उर्दू नहीं थी, बहुत सारे लगभग 17-18 स्कूल में मैंने उर्दू को लागू करवाया। उसके अलावा टीचरों की बहुत कमी थी, बहुत कम टीचर, 16 या 17 टीचर की वैकेंसी निकली थी, उसको मैंने 200 की कराया। तो क्या ये लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता? या अब जो पार्टी बैठी हैं, जो विपक्ष वाले हैं, उनका काम तो बोलना है, किसी तरह से हम बोलें। अब दिल्ली के जो भी हालात हैं, उन हालातों के अंदर
जो सरकारें हैं हिंदुस्तान की, अदर पूरी दुनिया की, सब कोरोना महामारी से लड़ रही थी। ऐसे वक्त में किन किन दूसरे नए कामों को अंजाम दिया जा सकता है? सबसे पहला काम लोगों की ज़िंदगी को बचाना। हम ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो वैकेंसी खाली हैं 27 पोस्ट हैं, उसके लिए फाइल पहले भी लगी हुई है और मैंने आने के बाद ये सारी चीज़ें देखी और देखने के बाद में इनको सबको हमने आगे चलवाया है फाइल को। अब कोरोना कम हुआ है इंशाल्लाह, और जो भी है ये भी अल्लाह ताला एक दिन इसको दूर करेगा, ऊपर वाले ने चाहा। क्या इस बात पे सच्चाई है कि आप लोगों को बजट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बहुत सारे शायर हैं उनको पैसा नहीं जा पाया? कई लोग इस मामले को भी लेकर के काफ़ी फिक्रमंद हैं। बजट की वही सारी समस्या है। बजट जो हमारे यहाँ उर्दू अकाडमी जैसे मुशायरे नहीं कर सकते थे या जो प्रोग्राम्स थे कोरोना के लेकर के नहीं कर सकते थे, तो बजट की ज़्यादा आवश्यकता इन चीज़ों पर खर्च करने की नहीं थी, तो इसलिए सरकार ने भी सोचा कि नहीं है। लेकिन अब खुला है तो मैं समझता हूँ कि बजट की कोई कमी नहीं होगी। और जो बजट मिलता था, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो प्रोग्राम्स लेके चल रहे हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं, तो सरकार उसमें हमें पीछे नहीं छोड़ेगी। ना हमें ये उम्मीद है कि हमें बजट नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा बजट लेकर के आएंगे। ये तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे दिल्ली उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन। उन्होंने साफ तौर पर कहा कोरोना की वजह से लोगों की जान बचाना ज़रूरी था, इसलिए सारा बजट वहाँ पर लगा रहा। लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए तमाम मसले, चाहे बजट का हो, चाहे फिर यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं उनको भरने का हो, सबको ठीक कर लिया जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए 6 दिनों से जारी हड़ताल रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हड़ताल के 6वें दिन नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने मुतालबात को लेकर न सिर्फ जगह जगह रैलियां निकाली, बल्कि थाली बजाकर हुकूमत से अपने मुतालबात पर गौर करने की अपील की। वाज़ेह कि मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल 9 जून को शुरू हुई थी। अभी तक नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए काली पट्टी बांधकर हड़ताल की जा रही थी, मगर आज नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए 2 घंटे तक इमरजेंसी सर्विस को बंद करके रैली निकाली गई। नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए हुकूमत को इंतबाह दिया गया है कि अगर 24 जून तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 25 जून से 50,000 से ज्यादा नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एक साथ गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सेस कर्मचारियों की 8 सूत्री मांगों को लेकर 10 जून 2021 से चरणबद्ध आंदोलन जारी है। 3 दिन काली पट्टी बांधकर आज से ताली थाली बजाने का काम करके सोए हुए विभाग को जगाने का काम किया है हमारी नर्सेस बहनों ने। उनकी मांगों का निराकरण करें, अन्यथा आगामी और उग्र आंदोलन होगा। नहीं चाहते हुए भी चाहते हैं कि मरीजों के हित में, जनहित में हम सेवा करते हैं, सेवा भाव से काम करने तो वो होता है, इसलिए नहीं चाहते कि हमें हड़ताल पे जाना पड़े। परंतु अगर विभाग सोया हुआ है, अगर ये ताली थाली से भी नहीं जागा, तो निश्चित है कि हमारी मांगों को लेकर हम हड़ताल पर जाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर बनाया जाए, 2nd ग्रेड पे दिया जाए, कटौतरा जो कट रहा है उसका नॉन प्लान नंबर दिया जाए, साथ ही जो मेल नर्स की भर्ती उसको की जाए। जो 3 और 4 इंक्रीमेंट है जो ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में दिए जा रहे हैं, अन्य मेडिकल कॉलेज के बहनों के साथ, नर्सेस बहन भाइयों के साथ सौतेला जो व्यवहार विभाग द्वारा किया जा रहा है वो बंद करें। औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की जानिब से दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में समाअत हुई। इम्तियाज जलील ने अपनी दरख्वास्त में तिब्बी शोबे में पिछले कई बरसों से खाली असामियों की 50% असामियों को पुर करने की अपील की है। इस मामले में अदालत की जानिब से रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया गया था। जवाब दाखिल करने की मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद रियासती हुकूमत की तरफ से कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। इम्तियाज जलील का कहना है कि हुकूमत का रवैया काफी मायूस कुन है, इसलिए अदालत को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। अगली सुनवाई 2 रोज बाद होगी। वाज़ेह कि MP इम्तियाज जलील इस मामले की खुद पैरवी कर रहे हैं।
अदालत को ये बताया है कि 28 मार्च 2020 को, यानी कि पिछले साल तकरीबन 15 महीने पहले इसी अदालत ने, औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था और कहा था कि मामला गंभीर है और जल्द से जल्द ये वैकेंसीज भरने चाहिए। तो उस वक्त तो ये आश्वासन दिया गया था कि ये पोस्ट जल्द से जल्द भरे जाएंगे। 15 महीने के बाद भी अभी भी कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बुधवार के दिन अदालत इसके ऊपर कुछ गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर सरकार को आदेशित करेगा। सऊदी अरब हुकूमत ने 3 दिन कबल ही यह साफ कर दिया है कि सऊदी अरब में मौजूद 60,000 लोगों के अलावा बैरून ममालिक के किसी भी आज़मी को फरीज़ हज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बाद मुल्क के तकरीबन 60,000 और राजस्थान के 1588 आज़मीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सेंट्रल हज कमेटी ने एक वीडियो जारी करके साफ कर दिया है कि दीगर ममालिक की तरह हिंदुस्तान के लोगों को भी इस साल मुकद्दस फरीज़ा अदा करने का मौका नहीं मिलेगा। ताहम इस मामले में राजस्थान हज कमेटी काफ़ी सुस्त है। राजस्थान हज कमेटी की वेबसाइट पर तो अभी तक सफरे हज के लिए हेल्थ वेरिफिकेशन का ही नोटिस शो किया जा रहा है। अब सवाल यह कि जब हिंदुस्तान से कोई सफरे हज पर जा ही नहीं सकेगा तो ऐसे में अब ऑनलाइन हेल्थ वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? हाँ, 2021 पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए भी इस बार उनके लिए सही खबर नहीं है। इस साल भी सऊदी सरकार ने हज पर जाने वालों के लिए कैंसिल कर दिया गया है। कोविड के चलते हुए सऊदी सरकार ने मना कर दिया कि कोई भी किसी भी देश का हज यात्री जो है हज करने नहीं आएगा। सिर्फ सऊदी लोग ही इस बार भी हज वहीं के फॉलो करेंगे। लेकिन हैरानी की और अफसोस की बात यह है कि हज कमेटी द्वारा अभी भी साइट पर जो हज पर जाने वाले हैं उनसे वैक्सीन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कि गलत है। इससे लोग भ्रम में हैं। लोगों को पता करना होना चाहिए कि इस बार सऊदी सरकार जो है वह हस्पताल नहीं कर रही है, जिससे कि लोग फालतू परेशान ना हो। इस तरह की सब कर्मचारियों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कर्मचारियों के द्वारा इस तरह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और लोग मालूम कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं लोगों को, और मैं भी फ़ोन पर लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह का कोई हज नहीं है। लेकिन हज कमेटी कर्मचारी द्वारा, चाहे सेंट्रल कमेटी हो चाहे स्टेट कमेटी हो, इन दोनों के द्वारा किसी तरह का कोई जिम्मेदारी का काम नहीं किया जा रहा। बकरीद करीब आ रही है। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त को आसान बनाने के लिए बेंगलुरु के IT इंजीनियर्स ने खुसूसी ऐप तैयार की है। मोहम्मद वसीम अहमद, इमरान और मसीह अहमद ने मिलकर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है। इस ऐप का नाम है एनिमल सेल्स। बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक रुकन नज़ीर अहमद की सरपरस्ती में बनाए गए इस ऐप का मकसद किसानों को ग्राहकों से जोड़ना है ताकि दलालों की परेशानी से लोग बच सकें। 2 माह कबल शुरू किए गए इस मुफ्त ऐप का रस्मी तौर पर अब इजरा अमल में आया है। ये एप्लीकेशन है, इसका नाम है एनिमल सेल्स। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल और iOS दोनों पे अवेलेबल है, और सिर्फ आपको टाइप करेंगे एनिमल सेल्स बाय एंड सेल तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा और ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या है? अभी आप अगर जाएंगे मार्केट, अभी आपको खरीदना है बकरे, अब जाएंगे मार्केट, आपको खरीदना है बन्नूर की ब्रीड। अभी आप बन्नूर की ब्रीड खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको शायद नहीं मिलेगी वहाँ पर मार्केट में, तो आप जाएंगे फिर मायूसी से वापस आएंगे। लेकिन सेम थिंग ये है कि अगर फार्मर भी वो खर्च करता है बकरीद के लिए, जानवर तैयार करने के लिए 40,000 50,000 के बकरे, अब जब बाजार जाता है वो ख़रीदार नहीं मिलता उसको, तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे खर्च करता है, फिर उसके बाद वापस लाने के पैसे भी खर्च करता है, क्योंकि ख़रीदार प्रोस्पेक्टिव बायर नहीं है वहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जो बीच में जो मिडिलमैन है, वो मिडिलमैन काफ़ी सारे पैसे खा लेते हैं। अभी फार्मर को बहुत ज़्यादा महंगा गिर जाता है, कब? जब वो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे खर्च करता है और जब वो मिडिलमैन को भी पैसे देता है। लेकिन ये एप्लीकेशन ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अगर देखेंगे एप्लीकेशन के अंदर तो आपको हर चीज़ फ्री है एप्लीकेशन में। गाड़ियों में अपना लगेज लाद कर लेकर के करते थे, बीच में है ना जो दलाल जो है वो पूरे पैसे खा जाता था। इनको है ना, फार्मर्स को है ना, उन्हें जो दिया वही। कभी कभी ऐसा होता था वो दलाल की इस पर बोली पर नहीं मान को उन्होंने नहीं बेचे उनका प्रोडक्ट, वापस भी खर्चा कर है ना, जितना खर्चा करके लेके आया फिर वो उतना खर्चा करके वापस ले जाकर है ना, इस तरह से है ना किसान को और पालने वालों को, जानवर पालने वाले को बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ा लॉस होता था। अभी ये सब मुल्क के दीगर अजला की तरह अमरावती जिले में भी कोरोना मरीजों की तादाद में भी मुसलसल कमी वाक़ई हो रही, जिसको लेकर अमरावती के जिला कलेक्टर ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आवाम के ताउन के बगैर कोरोना पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। नांदेड़ शहर में इन दिनों पेट्रोल के दामों में मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा यानी फी लीटर 104 रुपये 69 पैसे फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई की मार झेल रहे लोग पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रहे इजाफे से लोगों में मोदी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि पेट्रोलियम अशिया पर आयद किए जा रहे भारी टैक्स की वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है। हम तो हुकूमत महाराष्ट्र से निवेदन करेंगे कि भाई पेट्रोल के दाम कम करें। पहले 100 रुपये में 1.5 लीटर के करीब पेट्रोल आता था, जो दिन भर 2 दिन चला जाता था हमें, और आज बोले तो 100 रुपये का पेट्रोल डेली लग रहा है। और इसी तरह चलता रहा तो बहुत मुश्किल है। पहले तो कोरोना पीरियड चल रहा है, काम धंधे बंद है, और काम वो थोड़ा बहुत आ रहा है, जो महंगाई के इसमें पूरा पैसा ऐसे ही जा रहा है। तो हम तो हुकूमत महाराष्ट्र से निवेदन करेंगे कि हमारी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म करे, दूर करे। मराठा रिजर्वेशन के लिए कोर्ट से शिकस्त खाने के बाद अब हुकूमत महाराष्ट्र दीगर जराए से जद्दोजहद में लगी हुई है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों एक तरफ जहां महाराष्ट्र के सीएम पीएम मोदी से मिले, वहीं दूसरी जानिब एनसीपी माइनॉरिटी सेल थाने के सैकड़ों कारकुनों ने वज़ीर आज़म को पोस्ट कार्ड भेजकर मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। आज हम सभी लोग यहाँ पर जमा हुए और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो मराठी बांधव हैं उनको मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग एक लेटर हमारी तरफ से एक विनंती कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे मराठा भाई हैं उनको हर चीज़ में मराठा लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षण हो या नौकरी हो, हर जगह पे उनको आरक्षण मिलना चाहिए।